हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप यादव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और कौन से भाग को कब से कब तक बांटा गया है। दोस्तों, उसी के नेक्स्ट पार्ट एंशिएंट इंडिया में मूव करते हैं। उसके पहले मैं आपको अपने पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत, जो कि द बिगनिंग से 647 ईस्वी तक है। उसके बाद मिडिवल इंडिया जो 647 से 1757 ईस्वी तक है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया जो 1757 से आज तक है। दोस्तों, अब आइए अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, एंशिएंट इंडिया। दोस्तों, एंशिएंट इंडिया को हिंदी में प्राचीन भारत कहते हैं। और जो एंशिएंट इंडिया की पहली सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका सबसे पुराना नाम और पहला नाम इंडस सिविलाइजेशन था। दोस्तों, इस सिविलाइजेशन का नाम यहाँ पर उपस्थित इंडस रिवर के कारण है और इसी इंडस सिविलाइजेशन के कारण अपने देश का नाम इंडिया पड़ा। दोस्तों, यह सिविलाइजेशन 2500 बीसी से 1750 ईस्वी तक रही है, मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों, हड़प्पा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे वीडियो बाइलिंगुअल रहेंगे, वैसे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया हुआ है। दोस्तों, हड़प्पा जो थी वो सबसे पहली हुई खोजी गई साइट थी, इसलिए बाद में इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। दोस्तों, यह पहली नगरीय सभ्यता थी जो जिसे इंग्लिश में अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों, वो बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। अब मैंने आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसी थी। दोस्तों, आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये उस टाइम, जिस टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम भी कितनी इसको अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था। तो आप पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो थी वो सबसे बड़ा स्थल था यहाँ का, जो बाद में देखा गया तो मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा स्थल माना गया है। दोस्तों, जो यहाँ की प्रमुख फसलें थीं वो व्हीट और बार्ली मतलब गेहूँ और बाजरा थी। दोस्तों, जो वहाँ के जो एनिमल थे, जो एनिमल वो लोग पालते थे, वो भेड़, बकरी, बैल, भैंस, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, हिरण और हाथी और बाघ थे। ठीक है दोस्तों, जो कपास है उसको सबसे पहले हड़प्पन लोग के लोगों ने ही उत्पादित किया था। और दोस्तों, यहाँ पे कॉइन के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, मतलब सिक्के के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। बार्टर सिस्टम, जो बार्टर सिस्टम था वहाँ पे वो चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब दोस्तों, जैसे आपके पास 2 किलो गेहूँ हैं और मेरे पास 2 किलो चावल हैं, तो हम लोग आपस में चीज़ों को एक्सचेंज कर लें, इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक देवी माता की मूर्ति पाई गई है जो ब्रोंज मतलब कांसे की बनी हुई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पुट किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखिए कि जो मूर्ति पाई गई है देवी माता की वो किस मेटल की बनी हुई है। दोस्तों, आप इसको याद रखिए। ठीक है, ये ब्रोंज या उसकी कांसे की बनी हुई, हिंदी में कांसा बोलता है। दोस्तों, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो मेसोपोटामियन और इजिप्टियन सभ्यता के कंटेम्पोररी मतलब समकालीन थी। जो मतलब इंडिया में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, लेकिन जो बाहर मेसोपोटामिया और इजिप्ट में ये सभ्यताएं थी, तो इसको आप याद रखिए, इसकी कंटेम्पोररी थी। दोस्तों, जैसे इंडस वैली में पानी सूख गया, इंडस रिवर का पानी सूख गया, वैसे वैसे इंडस सिविलाइजेशन का अंत हो गया। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि इंडस रिवर में बाढ़ आ गई थी, जिससे कि वो सिविलाइजेशन नष्ट हो गई। दोस्तों, उस सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज आता है। दोस्तों, इस एज को इस्टेब्लिश करने वाले आर्यंस थे, जो ईरान से आए हुए थे। उन्होंने ही इस सिविलाइजेशन को पाला पोसा और उनका जो श्रेय है, इसीलिए उनको कहा जाता है कि वैदिक काल आर्यों का प्रमुख घर था। ठीक है दोस्तों, इसी काल में आपको जैसे लग रहा है नाम से ही वैदिक काल मतलब वेद से बना है। वैदिक मतलब वेद लिखे गए, महापुराण लिखे गए, काव्य लिखे गए, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा गया है। और दोस्तों, जो इस काल का टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। तो आइए देखते हैं। इस युग को आर्यों का मूल घर कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, इस काल में वेद लिखे गए, वैदिक से मतलब वेद से बना है वैदिक एज। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिए कि वेद वैदिक काल में बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों,
अब ये देखिए, जो महाकाव्य भी लिखे गए, रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई, जिससे दुनिया में सबसे पुराना महाकाव्य माना जाता है, और वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत, ये दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है। दोस्तों देखिए, पुराण भी लिखे गए, जिसमें 18 बहुत ही प्रसिद्ध पुराण है, और मत्स्य पुराण बहुत सबसे पुराना यही ग्रंथ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, आप इसको याद रखिए। अब दोस्तों कास्ट सिस्टम और मतलब जातिवाद सिस्टम और आश्रम सिस्टम, क्लास सिस्टम कि आप इस जात के हो, आप इस जात के हो, ये दोस्तों वैदिक एज में ही आया था। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिए। अब देखिए, मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। वैदिक एज मतलब लोग देखिए आश्रम थे। ठीक है, जैसे मैंने बताया आश्रम सिस्टम इसी में आया था कि कौन क्या करेगा, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम। तो देखिए गुरु जी हैं, अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं, और देखिए पीछे किताब खोली हुई है, मतलब वेद वगैरह लिखने का काम हो रहा है। तो आप पिक्चर से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे मूव करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है महाजनपद पीरियड। दोस्तों महाजनपद, आपको लग रहा है जनपद, आप बोलते हैं ना जनपद, आपने शायद सुना भी होगा जनपद। दोस्तों जनपद उस टाइम का जो था वो अपने आप में एक स्टेट था। दोस्तों 16 महाजनपद थे, जो कि आपने अगर महाभारत देखी होगी तो उसमें सुना होगा, जैसे मगध नरेश, सिंधु नरेश, चेदी नरेश, मत्स्य नरेश, इस तरीके से सुना होगा। अब मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगा भी। दोस्तों आइए इसको भी देखते हैं। दोस्तों ये महाजनपद थे, ये इंडिया के पहले ऐसे महाजनपद थे जिनकी अपनी खुद की सीमा हुआ करती थी। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए 16 महाजनपद थे, जैसे अंग, मगध, मत्स्य, चेदी, अवंती और मत्स्य। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले क्षेत्रीय राज्य जिनकी अपनी सीमाएं थीं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो डायनेस्टी आती हैं वो डायनेस्टी कौन कौन सी थी? तो दोस्तों सबसे पहले आती है हर्यक डायनेस्टी। इसके फाउंडर जो थे वो बिम्बिसार थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, बिम्बिसार वॉज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, बिम्बिसार वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, जो बिम्बिसार थे ये अजातशत्रु के फादर थे, और अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिम्बिसार को मार डाला था सिंहासन के चक्कर में। दोस्तों कुछ विद्वानों को कहना है कि अजातशत्रु ने अपने फादर को इसलिए मारा था क्योंकि वो बिम्बिसार जो थे वो बुद्धिज्म को मानते थे, जबकि अजातशत्रु बुद्धिज्म को नहीं मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अजातशत्रु आते हैं। अब इसके बाद जब अजातशत्रु भी खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनका जो पुत्र था उदयन वो आता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जो था वो आया कौन? बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन। दोस्तों आप थोड़ा ये हायरार्की याद करने की कोशिश कीजिए, जो इसका वंशानुक्रम है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको याद करने में और अपना कॉन्सेप्ट लगाने में, ट्रिक लगाने में थोड़ी आसानी रहेगी। जैसे अजातशत्रु, बिम्बिसार, उदयन, ये तीनों एक ही उसके थे, आप इसको याद रखिए। ठीक है, 2-3 बार आप बोलिए अजातशत्रु, बिम्बिसार, उदयन, अजातशत्रु, सॉरी बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, ऐसे आप बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में सेट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आपको मैं दिखाऊंगा आगे, तो आप ये देखिए उस टाइम के 16 महाजनपद। दोस्तों आप देख रहे हो जो ये महाजनपद दिख रहे हैं, जो ये उस टाइम का इंडिया का मैप था और जो आज का इंडिया का मैप है, ये समथिंग बिल्कुल वैसा ही मैच कर रहा है सब कुछ। बस दोस्तों इंडिया के आज पार्ट हो गए हैं, इसलिए इंडिया को थोड़ा सा बदल दिया गया है। देखिए जहाँ पे गांधार दिख रहा है ये पाकिस्तान का पार्ट है, जहाँ से कुरु दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है, हिमालय शुरू हो जाता है यहाँ से। तो और जहाँ पे ये अवंती और वत्स है ये सब यूपी के पार्ट्स लग रहे हैं, और जैसे मगध ये भी देखो बिहार में है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो पुराने नाम हैं उनको आज की तारीख में किस नए नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखो उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है, शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, आप इसको याद रखना, ये 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों ये जो इनका टाइम पीरियड है ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इनके फाउंडर हो गए और जो इन डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट किंग हो गए उनको थोड़ा थोड़ा याद रखना जरूरी है, क्योंकि पेपर में पूछते हैं कि कौन सा राजा किस डायनेस्टी का था। ठीक है दोस्तों, जो शिशुनाग डायनेस्टी थी ये नंद वंश द्वारा, नंद डायनेस्टी द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया था। जो नंद वंश के फाउंडर महापद्म नंद थे उन्होंने इसको ख़त्म करके अपनी नंद डायनेस्टी बनाई। अब दोस्तों देखो नंद डायनेस्टी आती है। दोस्तों नंद डायनेस्टी आपको जैसे इनका जो फाउंडर है वो लग रहा है महापद्म नंद, पीछे नंद लगा हुआ है। तो अगर दोस्तों आप पेपर में ये क्वेश्चन आता है
उस जिसमें नंद लगा हुआ, तो आप देख सकते हो कि उस पर 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर नंद लगा हुआ है तो समथिंग समथिंग वही आंसर मैच करता हुआ। दोस्तों अगर कोई भी कुछ करेगा तो वो ज़्यादातर अपने नाम से ही करेगा। तो आप देख सकते हो 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन्हीं के टाइम पर अलेक्जेंडर जो था, ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, जिसके नाम पे आज भी कहावत है, जो जीता वही सिकंदर, उसने 326 ईसा पूर्व में पहली बार भारत में कोई विदेशी आक्रमण किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ही आया है, आपने सुना भी होगा कि सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था। दोस्तों सिकंदर ने किया था 326 ईसा पूर्व। दोस्तों सिकंदर ने पंजाब के राजा जो पोरस थे उनको हाइडेस बीच के बारे में हराया था। वहाँ पे एक रिवर थी जिसका नाम हाइडेस बीच था, और उसी रिवर के नाम पे उस युद्ध का नाम हाइडेस बीच का युद्ध पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिए। सबसे पहला विदेशी आक्रमण अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर ने किया था। दोस्तों फिर उसके बाद जो रिलीजियस मूवमेंट थे, मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म के, उनका इमरजेंस हुआ। तो दोस्तों इसको भी आप याद रखिए कि 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, इस 200 साल के समय में जैनिज्म और बुद्धिज्म के मूवमेंट हुए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। अब इसके बाद आते हैं मौर्य पीरियड, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का काल। दोस्तों इसके बारे में आपने तो सुना ही होगा कि मौर्य पीरियड में क्या हुआ था। आप ये तो बहुत ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ही बहुत आते हैं। दोस्तों इसका मैं एक छोटा वीडियो बना के आपको विद क्वेश्चन दे दूंगा, जिससे आपको याद करने में और भी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अच्छे से ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए इसको देखते हैं। दोस्तों इसके जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों जो इनके फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने अपने गुरु कौटिल्य अथवा चाणक्य, जिनको कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनके सहारे मतलब उनके इशारे पे इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों आइए देखते हैं वही। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश था उसको समाप्त कर दिया और 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य या चाणक्य की मदद से पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों जो पाटलिपुत्र है ना, ये आज बिहार में है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो पुराने वो थे वो उनको अब किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे राजा थे, मतलब इंडिया में ऐसे पहले राजा हुए थे जिन्होंने पूरे उत्तर भारत को एकजुट कर लिया था। जो छोटे छोटे राजा थे ना, उनको सबको अपने वंश में सम्मिलित कर लिया था। दोस्तों इनके काल में जब वहाँ के लोग अच्छे होंगे, उनके पास अच्छा नॉलेज होगा हर चीज़ तरीके का, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आप देख सकते हो व्यापार भी अच्छा हुआ, कृषि भी अच्छी हुई, और जो दोस्तों वहाँ के मानक तरीके थे वो भी सब अच्छे हुए, उनका भी मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों जो बिम्बिसार थे, दोस्तों जो बिम्बिसार थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई उसके बाद इनका ये गद्दी में बैठे। इनका कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं बिम्बिसार के बाद कौन आता है। बिम्बिसार के बाद आते हैं अशोक। ठीक है दोस्तों, अशोक जो थे वो आप ये कह सकते हो कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे, मतलब जिनको नाती बोलते हो। ठीक है, जिनको नाती बोलते हैं। तो दोस्तों अशोक जो थे ये भी बहुत ही अपने आप में ग्रेट रूलर थे। इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी 261 ईसा पूर्व में। उस लड़ाई का नाम था कलिंग वार। ठीक है दोस्तों, कलिंग वार 261 ईसा पूर्व में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और दोस्तों उस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था, इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ था कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो कभी युद्ध नहीं करेंगे, और फिर इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। दोस्तों देखिए अशोक बिंदुसार के पुत्र और भारत के सबसे बड़े प्रांतों पर शासन करने वाले राजा थे। मतलब बिंदुसार जब पुत्र हुए तो चंद्रगुप्त के ग्रैंडसन हो गए। ठीक है दोस्तों, आप ये हायरार्की याद रखने की कोशिश किया करिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है। देखो जी ऊपर आए चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आए बिंदुसार, फिर उसके बाद आए अशोक। तो आप याद रखने में आपको आसानी होगी कि कौन सा राजा किस काल का था। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं। अशोक की मृत्यु के 50 साल बाद जो इनके वंशज थे वो आपस में लड़ने लगे कि भैया हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो उसके बाद फिर छोटे छोटे जो और
उस टाइम के रूलर हुआ करते थे वो, उनका इमरजेंस होने लगा और धीरे धीरे डायनेस्टी खत्म हो गई। तो दोस्तों जब डायनेस्टी खत्म होने लग गई तो उसको बोल दिया पोस्ट मॉडर्न काल। ठीक है, अपने याद करने के हिसाब से दोस्तों विद्वानों ने उसको पोस्ट मॉडर्न काल, जैसे पोस्ट मॉडर्न आए वैसे छोटे छोटे गुप्ता रूरल आते गए, तो इसीलिए उसको बोला गया पोस्ट मॉडर्न काल और प्री गुप्ता काल, मतलब बाद का मौर्य काल और पहले का गुप्ता काल। दोस्तों आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब ये देखिए 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक है दोस्तों। ईसा पूर्व और ईस्वी दोनों इसको आप याद रख सकते हो कि पोस्ट मौर्य जो पीरियड था वो और प्री गुप्ता पीरियड था वो 185 ईसा पूर्व से 329 ईस्वी तक है। दोस्तों अब इस पे देखते हैं कौन कौन क्या था। तो दोस्तों देखिए अशोक की मृत्यु के 137 साल बाद ये हुआ कि जो मौर्य पीरियड था, जो मौर्य एम्पायर था वो दो भागों में बट गया, ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है दोस्तों, ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट। अब आइए आगे देखते हैं। आफ्टर दैट स्मॉल डायनेस्टी इमर्ज, मैंने बताया जब रूल अच्छा नहीं होगा तो बाहरी लोग आक्रमण करेंगे और अपना राजस्व स्थापित करेंगे। अब ये देखिए सुंग डायनेस्टी, फाउंडर इनके पुष्यमित्र सुंग। देखिए इनके नाम के पीछे सुंग लगा हुआ है, मतलब इनका फाउंडेशन इन्होंने ही किया था। कर्ण डायनेस्टी, वासुदेव कर्ण, देखिए इनके पीछे कर्ण लगा हुआ है। चेदी डायनेस्टी, इनका नाम ही चेदी था। सातवाहन शासक, दोस्तों इनके फाउंडर सिमूक थे। दोस्तों इसका भी बहुत ही अहम रोल है हिस्ट्री में। मैं इनके ऊपर सबके ऊपर जो जो इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, छोटे छोटे सब टॉपिक हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उनके ऊपर छोटे छोटे वीडियो प्लस उनके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं गुप्ता पीरियड। दोस्तों गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इसी काल में कालिदास, धन्वंतरी जैसे लोगों ने जन्म लिया था और इस काल में इन्होंने बहुत ही आर्यभट्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे आपने इनके बारे में सुना भी होगा। तो आइए देखते हैं भारतीय इतिहास का सबसे समृद्ध युग। दोस्तों इस युग को सबसे समृद्ध युग कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आपने सुना होगा कि भारत जो थी वो सोने की चिड़िया थी। तो दोस्तों ये वर्ड क्यों यूज किया गया, भारत सोने की चिड़िया थी, मतलब भारत के पास सोना कहाँ से आया। तो दोस्तों क्या था, जब उस पहले के टाइम में जब ये सिक्के के नहीं थे तो जो विदेशी व्यापार हुआ करते थे, तो जो विदेशी लोग आते थे तो वो मतलब जैसे अपने यहाँ से कुछ ले गए तो उसके बदले वो सोना दिया करते थे अपने इंडियंस को। तो वैसे इंडिया में इतना ज़्यादा सोना हो गया, इतना ज़्यादा सोना हो गया कि लोग इसको सोने की चिड़िया करने लगे। लेकिन जब अंग्रेज आए और जो ये इस्लामिक रूलर आए, ये लोग सब धीरे धीरे लूट कर ले गए। जैसे आपने सुना होगा महमूद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। आप समझो 17 बार आक्रमण किया, अगर एक बार में कितना ले गया होगा तो 17 बार में कितना ज़्यादा ले गया होगा। तो दोस्तों इसलिए इस काल को गोल्डन एज और सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि इस अवधि के स्वर्ण युग के रूप में क्यों माना जाता है, क्योंकि आर्यभट्ट, कालिदास और धन्वंतरी के नाम से दोस्तों जो दवा आती है, ये दोस्तों वही धन्वंतरी है जिनके नाम पे आज भी दवा आती है। ठीक है दोस्तों, और आर्यभट्ट मैथ वाले अपने, कालिदास कितने ग्रेट राइटर थे। इस राजवंश ने 200 साल से अधिक शासन किया। आप देख भी सकते हो दोस्तों 200 साल से अधिक ही शासन इन्होंने किया। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट। दोस्तों अब इसके जो रूलर थे वो आने लग गए कौन कौन। ये तो थोड़ा ऊपर जो है ये तो इस काल के बारे में हो गया। अब फिर इसके जो रूलर हैं वो आने लग गए। चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों 319 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, ये टाइम पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन कभी कभी पेपर में आता है। आप अगर इसको याद रख सकें तो याद रख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये याद हो जाते हैं, आप रिवीजन करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे जो याद हो जाएंगे, इतने कठिन नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वह पहले राजा थे गुप्ता पीरियड के जिन्हें महाधिराज का टाइटल मिला हुआ, मतलब जिनको महाधिराज की उपाधि मिली हुई थी। दोस्तों ये प्रश्न भी आया हुआ है, शायद LDC में आया हुआ है, FSC LDC में, लोअर डिवीजन क्लर्क में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी दोस्तों प्रश्न आया हुआ है पेपर में, तो इनको याद रखिए कि नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब दोस्तों समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों समुद्रगुप्त ने 20 से 21 लड़ाइयाँ लड़ी थी।
जिसमें इन्होंने सारी की सारी लड़ाइयाँ जीती थी, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। जो अब देखिए अदर गुप्ता रूलर, जो छोटे छोटे गुप्ता रूलर थे वो कौन कौन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो 380 ईस्वी से 1414 तक रहे, सॉरी 414 तक रहे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब दोस्तों कुमार गुप्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर, इनके बारे में तो बहुत ही पूछा गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों ये कुमार गुप्त प्रथम ही थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और बख्तियार खिलजी एक मुस्लिम रूलर था, उसने 1193 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी में दोस्तों आग लगवा दी थी, जिसमें 9 मिलियन बुक जल के खाक हो गई थी। दोस्तों जब इसमें आग लगवाई गई थी, वहाँ के लोग बताते हैं कि इस लाइब्रेरी में 6 महीने दिन रात आग लगी रही थी, मतलब दिन रात धुआं निकलती रही थी, धधकती रही थी। इतनी 9 मिलियन, आप गेस कर सकते हो दोस्तों, 9 मिलियन मतलब 90 लाख किताबें थीं उस टाइम के पीरियड की। 90 लाख किताबें मायने रखती हैं दोस्तों। 1193 में बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दी थी। दोस्तों उसने आग इसलिए लगवा दी थी क्योंकि वो एक बार बीमार हो गया था, तो जो उसके वैद्य थे वो उसको ठीक नहीं कर पाए। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के कोई वैद्य थे, उन्होंने जाके उसको सही कर दिया। तो उसने सोचा कि यार नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है, तो वो गया, वहाँ की लाइब्रेरी को उसने देखा, तो दोस्तों वहाँ पे एक भी इस्लामिक बुक नहीं मिली थी। इसलिए उसने इस बात को लेके पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। दोस्तों मैं उसको आगे पिक्चर दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी लगती है वो देखने में। स्कंदगुप्त आते हैं इसके बाद, ये भी आप ये देखिए जो गुप्ता रूलर थे ये कैसे खत्म हो। दोस्तों गुप्त काल था जब ये छोटे छोटे राजा बने तो हूण्स आने लगे, हूण्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इनको हिंदी में हूण बोलते हैं, हूणों का आक्रमण, ठीक है, हूणों का आक्रमण, इंग्लिश में हूण्स बोलते हैं इनको। दोस्तों इन्होंने बार बार गुप्ता एम्पायर पे अटैक किया, बार बार गुप्ता एम्पायर पे अटैक करते गए, धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर समाप्त हो गया। अब ये देखिए राजा कुमार गुप्त फर्स्ट ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, जो कुमार गुप्त थे मैंने आपको बताया, उन्होंने 5वीं शताब्दी में इसकी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी की फ़ोटो। दोस्तों जब ये आज की तारीख में कितनी पुरानी हो गई, मतलब 3000 साल पुरानी हो गई है, आज भी ऐसी है, तो उस टाइम ये कैसी हो सकती है आप गेस कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा पिक्चर के माध्यम से देखिए, बहुत ही दोस्तों नामी है ये, तो अपनी शायद ये पहली या दूसरी यूनिवर्सिटी थी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए पोस्ट गुप्ता पीरियड, वही जब हूणों का आक्रमण हो गया इंडिया में गुप्ता एम्पायर पे, उसके बाद क्या हुआ, फिर वही छोटे छोटे जो रूलर थे वो आने लग गए। तो दोस्तों पुष्यभूति थे ना, ये मतलब गुप्त काल जो गुप्ता एम्पायर था उसकी ख़त्म होने के बीच में इन्होंने एक बार हूणों को फिर से हरा दिया था और उन्होंने अपनी डायनेस्टी फिर से स्थापित कर ली थी। ठीक है दोस्तों, लिखा है पुष्यभूति गुप्त के सामंत थे लेकिन हूणों के आक्रमण के बाद स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। मैंने बताया जैसे आपको, ये जो पुष्यभूति थे इनको हर्षवर्धन जी ने हरा दिया था, लेकिन इन्होंने हूणों को हरा दिया था और हूणों को भगा के एक बार फिर से अपना राजस्व स्थापित कर लिया था। अब दोस्तों इसके बाद हर्षवर्धन आते हैं, हर्षवर्धन ने इनको हरा दिया। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर्षवर्धन किसके समकालीन, मतलब किसके कंटेम्पोररी थे। दोस्तों वो प्रोफेट मोहम्मद के समकालीन थे, ये आप बात याद रखिए। अभी प्रोफेट मोहम्मद के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों देखो, उन्होंने 606 ईस्वी में पुष्यभूति के सिंहासन पर चढ़ाई की और इसे जब्त कर लिया और अपना वर्धन डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए जो एरिया उनके कंट्रोल में था, जो हर्षवर्धन के कंट्रोल में कौन कौन से एरिया थे, देखिए उनके नियंत्रण में क्या था, उत्तर भारत, पूर्वी राजस्थान, गंगा घाटी और असम के कई हिस्से थे। ठीक है, असम के कई हिस्से थे। अब ये देखिए दोस्तों, वर्धन डायनेस्टी का आक्रमण कब से हुआ, और जब इस्लामिक लोग आने लगे ना, जब इस्लामिक लोग आने लगे उसके पहले ही वर्धन डायनेस्टी समाप्त हुई। जो इंडिया में मुस्लिम आक्रमण हुआ था उसी के टाइम से इनका अंत हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो प्रोफेट मोहम्मद हैं ये इनके समकालीन थे। तो दोस्तों जो प्रोफेट मोहम्मद हैं इनके बारे में आपने ये सुना होगा कि इनका जन्म, देखिए मैं बता दूँ आपको, इनका जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था
और जो इनकी जो मृत्यु है वो मदीना में हुई थी। इनका दोस्तों इनके जो फॉलोवर्स थे वो दो भागों में डिवाइड हो गए। एक तो इनके चचेरे भाई थे और दूसरे इनके दामाद थे। जो दामाद जी थे इनके, उनका नाम अली था, और जो चचेरे भाई थे वो अबू बकर थे। तो दोस्तों जो इनके भाई अबू बकर के फॉलोवर्स हैं, जो इनके चचेरे भाई अबू बकर के फॉलोवर्स हैं, वो सुन्नी मुस्लिम कहलाए, और जो दामाद के फॉलोवर्स हैं वो शिया मुस्लिम कहलाए। तो दोस्तों इनका आपस में इस बात से मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि आप उनके उत्तराधिकारी नहीं हो, मैं हूँ, आप नहीं हो, मैं हूँ, ऐसे ऐसे करके ये हैं इनके उत्तराधिकारी। ऐसे वो शिया सुन्नी में बट गए, और आज भी इंडिया में इनकी आपस में लड़ाई बहुत होती रहती है। आप इंडिया में क्या दोस्तों, इनके मतलब ये लोग आपस में एक दूसरे से मेल नहीं रखते, बहुत ही कम रखते हैं शिया और सुन्नी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर दोस्तों दुर्भाग्य की बात है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सुन्नी मुस्लिम है वो पूरे वर्ल्ड में समथिंग 85 से 90% हैं। जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं उनकी जो जनसंख्या है वो 85 से 90% की जनसंख्या सुन्नी मुस्लिम की, जबकि 10 से और 15% शिया मुस्लिम है। अब दोस्तों जो इंडिया में अपने मुस्लिम हैं 10 से 15% के बीच में, उसमें जो मुस्लिम है दोस्तों, उनमें भी समथिंग 85 से 90% मुस्लिम ही सुन्नी मुस्लिम है। मतलब सुन्नी जब वर्ल्ड में ज़्यादा हैं तो वो हर जगह ज़्यादा होंगे। तो आप ऐसे थोड़ा इसको याद रख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इसलिए मैंने डिस्क्राइब कर दिया। दोस्तों आप देख रहे हो कि जैसे इनका हर्षवर्धन जी की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में, वैसे ही एंशिएंट इंडिया काल का समापन हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है और आपको कितना समझ में आ रहा है। और ये दोस्तों अगर आपको कोई और भी डिमांड हो कि और किसी सब्जेक्ट को लाया जाए तो आप बताइए, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हमारे आने वाले वीडियो सब उसमें होंगे, हर विषय में होंगे, रीजनिंग का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, मैथ का भी होगा, हिंदी का भी होगा दोस्तों, जिससे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिए कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।